चतुर्भुज। चाल सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपकी चार भुजाओं से घिरी एक आकृति है। AB है, BC है, CD है और AD। ये चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति है और इसे हम चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज जो है वो चार भुजाओं से घिरी आकृति होता है सरल रेखाओं से, और इसमें चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं और चार कोण होते हैं। और इसके अंतः कोणों का योग, मतलब यही जो कोण है ये वाले, इनका योग जो है वो 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज जो आप किस कोर्स में है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो आयत, दूसरा वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और पतंग। तो इनको आओ एक एक करके इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक आपका दिया हुआ है, ये सबसे पहले आयत। आयत की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर हो। यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी और समांतर भी होगी। इनके बीच के जो अंतर है वह भी समान होंगे। और प्रत्येक अंतः कोण जो है यहाँ पर, ये कोण जो है वह 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसे में हम इसे समांतर चतुर्भुज कहते, वो आयत कहते हैं। छात्रों, इससे संबंधित कुछ सूत्र हैं। जैसे कोई आयत बनाए ले रहे, उसको देख ले रहे। जैसे ये आयत है, तो आयत में जो लंबी भुजाएं होती हैं उनको हम लंबाई, और जो छोटी जिनकी लंबाई कम होती है वह भुजा हमारी चौड़ाई कहलाती है। अब यहाँ पर जो ध्यान से देखना है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है वह आपका, आयत का क्षेत्रफल जो है वह आपका लंबाई गुणा चौड़ाई है। क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई मान लो और ये आपकी चौड़ाई है, और इन दोनों की ही गुणा जब हम कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? क्षेत्रफल। इसी के साथ अब अगली चीज आती है कि अब हमारा आयत का विकर्ण। आप सभी लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, जहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में यह कर्ण होता है, यह आधार है और यह लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो छात्रों, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि यह हम विकर्ण मिला दिए और यह कोण हमारा कितना है? 90 डिग्री। तो ये विकर्ण, तो ये जो आपका एक बना है ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लंबाई, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर लंब जो है वह चौड़ाई है और आधार क्या है? लंबाई है। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम इसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, लिखते वक्त साइन नहीं बन पाया। ये पूरे का अंडर रूट होता है, वर्गमूल, ध्यान रखिएगा। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या है? परिमाप क्या होता है? इसे बात को हम जानते ही हैं कि चारों ओर की माप को हम परिमाप कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, तो लंबाई, फिर उसने चौड़ाई, फिर लंबाई और फिर उसने चौड़ाई। तो दो लंबाई हो गई, दो चौड़ाई हो गई। तो ये सूत्र आपका बन के आ गया, दो कॉमन ले लिया, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। तो ये याद रखिएगा, आयत के परिमाप का सूत्र आपका ये लगेगा। इसी के साथ छात्रों अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आए वर्ग। वर्ग के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो।
सभी भुजाएं समान हो तो वह हमारा क्या हो गया, समचतुर्भुज। ऐसा समचतुर्भुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री के हों तो वह हमारा क्या कहलाएगा, ये सब 90 डिग्री के हैं तो ये हमारा कहलाएगा वर्ग। दूसरी परिभाषा, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो तो वह हमारा एक वर्ग कहलाएगा। तीसरी एक कंडीशन इसमें और लगती है कि इसका जो विकर्ण होता है, इसका जो ये विकर्ण है, ये एक दूसरे को यहाँ पर जो कोण बनना है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। छात्रों इन सबके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जिससे कि आप इसे या पॉज करके रोक लें और वहाँ से भी इसे लिख सकते हैं। अब छात्रों बात आती है वर्ग से संबंधित। तो वर्ग से संबंधित वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा घात, भुजा क्या होती है ये भी मैं बता दूं। तो पहले भुजा की घात को देख लेते हैं। यहाँ पर ये कोई वर्ग है तो ये जो एक साइड है ये भुजा कहलाएगी, ये साइड ये भी भुजा कहलाएगी, ये साइड ये भी भुजा कहलाएगी और ये भी भुजा कहलाएगी। दूसरी चीज, अब इसे भुजा को मान लो ए, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो गया हमारा, a की घात 2। ऐसे ही अब ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करे, ये गया तो ये एक a, दूसरा a, तीसरा a और चौथा a, तो 4a। तो यहाँ पर इसीलिए फार्मूला बन गया परिमाप का 4 गुणा भुजा और वर्ग इकाई। छात्रों ये वर्ग और वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का भी पाइथागोरस से निकालेंगे, परंतु यहाँ पर चूंकि भुजाएं बराबर हैं तो ये इस तरीके का सूत्र आपके सामने बन करके आएगा। ये आपका वर्ग के विकर्ण का सूत्र हो गया। छात्रों इसी के बाद समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की दो भुजाएं, जैसे ये और ये, यहाँ पर ये और ये, तो ये भुजाएं समांतर हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। बात यह है कि यहाँ रेखाओं का सम्मुख रेखाओं का एक तो युग्म ये है और एक युग्म आपका ये और ये है। तो यह आमने सामने का ये वाला और ये वाले हैं क्या, बराबर, समांतर, सॉरी। अब ये समांतर है तो इन समांतर को हमें ध्यान में रख करके ये अपनी गणना करनी है। और विपरीत भुजाएं जो हैं वह समांतर ना हो तो ऐसा जो है, अब विपरीत दिशा भुजाओं की बात आई तो यहाँ पर विपरीत भुजाओं को भी समझ लीजिए। ये आपका है तो ये तो समांतर है परंतु ये वाली भुजाएं समांतर नहीं है, यही आपका यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इसके बाद समांतर चतुर्भुज से संबंधित ये कुछ सूत्र है यहाँ पर समांतर भुजाओं का। जैसे कि समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल हमको कहीं प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या है, ये समांतर कोई चतुर्भुज है। अब इसमें समलंब चतुर्भुज है, समांतर बोल गए हम, ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या है कि सम्मुख जो समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं और ये, तो ये मान लो अगर A है ये B है तो यहाँ पर इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 1/2 A + B और इनके बीच की लंबवत दूरी मान लो अगर h है तो यहाँ पर h लिख देंगे, ऊंचाई। तो ये आपका सूत्र बन गया जो यहाँ पर हमने लिखा है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई का और वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब मीटर है तो वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आपका ये बनता है और इसका एक सूत्र आपका यह भी होता है, इसको भी ध्यान से नोट कर लिया जाए। अब समांतर समलंब के बाद आए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे ये आपका कोई समांतर चतुर्भुज है तो इसमें यह भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो ऐसे चतुर्भुज जो है वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और इसमें कोई भी कोण 90 अंश का कभी नहीं होगा, अगर 90 अंश का होगा तो वो दूसरे प्रकार का चतुर्भुज हो जाएगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र नियम है जो देख लीजिए। यहाँ पर सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण जो है सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं
और विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, फिर सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। छात्रों, इनके जो सूत्र है उनके बारे में थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा ये है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल परिमाप जो है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कुछ इसके साथ आगे की तरफ चलते हैं तो ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे यहाँ पर ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये सभी चारों भुजाएं जो हैं इसमें परस्पर बराबर हैं। समांतर समचतुर्भुज का जो है ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण परस्पर लंब पर समद्विभाजित करते हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी के साथ इसके जो सूत्र है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, या समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है वो 4 गुणा भुजा होता है। इसी के साथ पतंग एक चतुर्भुज होता है जिसकी आसन्न भुजाएं युग्म आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि अभी हम आपको एक आकृति दिखाते हैं, ये 2 भुजाएं बराबर हैं और ये 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। ये परस्पर ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर है, तो ये एक पतंग का आकृति लेता है ये चतुर्भुज। और इस चतुर्भुज की जो खासियत होती है वो यहाँ पर एक एक करके दी हुई है, आप इसे देख लें। जो ए बी भुजा है वो बी सी के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। कोण ए कोण सी के बराबर, कोण बी और कोण डी परस्पर बराबर नहीं होंगे। विकर्ण ए सी एक दूसरे को लंब पर भाजित करते हैं। इसी तरीके से पतंग की 2 आसन्न भुजाएं होती हैं, बराबर होती हैं। वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर जो है पतंग से संबंधित कुछ सूत्र लिखे गए हैं, इनको ध्यान से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सब क्षेत्रफल के लिए यह सूत्र है और पतंग के परिमाप के लिए यह सूत्र है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और घर पर रहिएगा, कोविड-19 के नियमों का पालन करिएगा। जब तक ज़रूरत आवश्यकता ना हो बहुत अधिक, तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें। धन्यवाद।